अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक ठाक। आते हैं आज फिर अपने टॉपिक की तरफ। जनरल पैथोलॉजी का टॉपिक है और हम पढ़ रहे हैं नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस का एक पार्ट ए जो लेक्चर था वो हमने कल लिया था। आज नेक्रोसिस के हम दूसरे लेक्चर की तरफ आ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे नेक्रोसिस के टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है। कल हमने थोड़ा सा नेक्रोसिस का इंट्रोडक्शन किया था। एक बार फिर थोड़ा सा इसको रिपीट करते हैं। नेक्रोसिस की जो इंट्रोडक्शन है, मैं दोबारा जाता हूँ प्रीवियस लेक्चर की तरफ, थोड़ा आपको जो कि है रिमाइंडर के लिए, रिमाइंड करने के लिए। ठीक है। तो ये था नेक्रोसिस जो हमने स्टार्ट किया था कल। नेक्रोसिस क्या था ये हमने जो कि डिफिनीशन किया था नेक्रोसिस का, कि नेक्रोसिस क्या होता है। नेक्रोसिस रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस दैट फॉलो सेल डेथ इन लिविंग टिश्यूज। इन शॉर्टकट मैंने आपको बताया था कि नेक्रोसिस किसे कहते हैं, कि जब सेल डेथ होता है तो सेल डेथ के बाद सेल में जो चेंजेस आते हैं तो इसको कहते हैं नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है, कि जब सेल डेथ होता है और सेल डेथ के बाद सेल के अंदर जो चेंजेस आते हैं तो इसको कहते हैं नेक्रोसिस। और ये मैंने आपको बताया था कि ये चेंजेस जो के है ये डायरेक्ट नहीं अकर होते हैं। ठीक है ना, यानी कुछ टाइम के बाद जब सेल डेथ होता है तो कुछ वक्त के बाद ये चेंजेस जो कि ये शुरू हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि इन चेंजेस का ये फायदा है कि हमें उस सेल के नेक्रोसिस का यानी सेल डेथ का हमें पता चल सकता है फिर। ठीक है। तो ये नेक्रोसिस के सेल डेथ के बाद सेल में जो चेंजेस आ जाते हैं इसको कहते हैं नेक्रोसिज्म। फिर मैकेनिज्म क्या है नेक्रोसिस का, नेक्रोसिस किस तरह अकर होता है सेल के अंदर। तो इसमें हमने जो कि ये दो मैकेनिज्म की थी। एक ये था एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल्स। ठीक है ना, कि जहां पर इंजरी होती है, जहां पर सेल डेथ होता है तो हमारे जो इम्प्लीमेंट्री सेल्स है या जो इम्यून सेल्स है, जो WBCs है, तो ये वहां पर एंटर हो जाते हैं और ये एंजाइम एक्शन के जरिए से वहां पर जो कि अपना एक्शन करते हैं। तो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल यानी WBCs के जो एंजाइम्स होते हैं तो वो डेड सेल्स को जो कि खत्म करते हैं। तो एक मैकेनिज्म तो ये है कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ सेल इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है। दूसरा जो कि क्या होता है कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन की डीनेचरेशन होती है। ठीक है। सेल के अंदर जो प्रोटीन होते हैं तो उस प्रोटीन की डीनेचरेशन होती है। ये आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन किस तरह होता है। ठीक है ना। लेकिन ये दो मैकेनिज्म्स है जो नेक्रोसिस में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, फिर आगे हमने किया था टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस, की नेक्रोसिस की टाइप्स क्या है। तो दो किस्म के टाइप्स है। ए नंबर इसके एक बेसिक टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, और दूसरा इसके स्पेशल टाइप्स होते हैं। फिर बेसिक टाइप्स भी फर्दर तीन किस्म है। एक को कहते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस एंड केशियस नेक्रोसिस। और स्पेशल टाइप्स भी फिर तीन टाइप्स है, फैट नेक्रोसिस, फेब्रिनाइट नेक्रोसिस एंड गैंग्रीनस नेक्रोसिस। मतलब ये दो किस्म के टाइप्स है और अब हम दोनों टाइप्स को यानी एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है ना। सो आज का जो लेक्चर है, कल तक हमने ये किया था, आज का लेक्चर हम टाइप से स्टार्ट करेंगे। जो आज का हमारा न्यू लेक्चर है ये है बेसिक नेक्रोसिस। और बेसिक नेक्रोसिस में हम तीन टाइप्स, जो तीन किस्म के नेक्रोसिस इसके अंडर आते हैं। एक जो कि है कोगुलेटिव, और दूसरा जो कि है एक कोगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरा लिक्विफेक्टिव और तीसरा केशियस नेक्रोसिस। तीनों आज हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, बेसिक नेक्रोसिस में। तो ये आज हमारा टॉपिक है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं कि बेसिक नेक्रोसिस क्या है और इसके अंदर कौन से टाइप से, और फिर उसका भी जो कि हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। सो बेसिक नेक्रोसिस की तरफ आते हैं। और बेसिक नेक्रोसिस में क्या है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कोगुलेटिव नेक्रोसिस। द फर्स्ट टाइप एंड बेसिक नेक्रोसिस इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है, ये किस तरह का टाइप है नेक्रोसिस का। तो चलो इसको पढ़ते हैं कि इसमें क्या होता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इन दिस टाइप इन दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस यानी कोगुलेटिव नेक्रोसिस में द नेक्रोटिक सेल्स रिटेन्स इट्स सेलुलर आउटलाइन फॉर सेवरल डेज। यानी इस किस्म के नेक्रोसिस में क्या होता है
कि जो नेक्रोटिक सेल होता है, यानी जो जिस सेल में नेक्रोसिस शुरू हुआ है, यानी इसको नेक्रोटिक सेल कहते हैं फिर, ठीक है ना। सेल डेथ के बाद जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है तो उस सेल को कहते हैं नेक्रोटिक सेल। तो ये था नेक्रोटिक सेल। यानी इस किस्म की नेक्रोसिस में यानी इशारा करता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस की तरफ, कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि इसमें जो नेक्रोटिक सेल होता है इट रिटेन्स इट्स सेलुलर आउटलाइन फॉर सेवरल डेज। इसमें जो सेलुलर आउटलाइन होता है, सेलुलर आउटलाइन ये रिटेन होते हैं कई दिनों तक, जो कि है सेवरल डेज तक ये सेलुलर जो आउटलाइन होते हैं ये रिटेन होते हैं, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस द नेक्रोटिक सेल रिटेन्स इट्स सेलुलर आउटलाइन फॉर सेवरल डेज। अच्छा, सेलुलर आउटलाइन किसे कहते हैं? सेलुलर आउटलाइन मीन्स कि जो सेलुलर बाउंड्रीज होते हैं जिसको हम एक जिसके जरिए से हम एक खास सेल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये एक सेल यहाँ पर इस रीजन में इस एरिया में ये एक सेल पड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं सेलुलर आउटलाइन यानी सेल बाउंड्रीज, ठीक है ना। तो सेलुलर आउटलाइन का ये मतलब है। रिटेन का क्या मतलब है? रिटेन का मतलब है बरकरार रहना, ठीक है ना। तो इस किस्म की नेक्रोसिस में एक क्वालिटी है और ये सबसे पहले मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, और वो क्या है कि इस किस्म की नेक्रोसिस में जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है इसमें जो सेलुलर आउटलाइंस होते हैं ये बरकरार रहते हैं फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, ठीक है ना। जब नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है तो इसमें सेलुलर आउटलाइन डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं, इसमें सेलुलर आउटलाइंस कई दिनों तक जो कि है बरकरार रहते हैं, रिटेन रहते हैं, ठीक है ना। और फिर भी हम यानी नेक्रोसिस के दौरान भी हम एक सेल की रिकॉग्निशन कर सकते हैं कि इस एरिया में ये सेल पड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी सेलुलर आउटलाइन जो कि है ये डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा टाइप आता है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, तो उसमें क्या होता है कि उसमें सेलुलर आउटलाइंस पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है ना। हम एक सेल की रिकॉग्निशन फिर नहीं कर सकते, ठीक है ना, कि कहां पर सेल पड़ा हुआ है, यानी सेलुलर आउटलाइन जो सेलुलर बाउंड्रीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में जो सेलुलर आउटलाइन होते हैं, जो सेलुलर आउटलाइन ये फिर भी रिटेन रहते हैं, लेकिन फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक, सेवरल डेज तक। ये नहीं है कि फिर आखिर तक नहीं, फिर आखिर में सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन सेवरल डेज तक, नेक्रोसिस के स्टार्ट से लेकर सेवरल डेज तक सेल के जो आउटलाइन होते हैं, जो सेलुलर बाउंड्री होती है, ये फिर भी बरकरार रहती है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में, ठीक है। बाकी सेल तो डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना। सेल डेथ भी हुआ है, सेल डेथ के बाद उसमें नेक्रोसिस भी स्टार्ट हुआ है, लेकिन कंप्लीटली सेल की डिस्ट्रक्शन एक खास वक्त तक यानी कई दिनों तक नहीं होती है, फिर भी सेलुलर जो आउटलाइन होती है ये रिटेन होता है। यानी फंक्शन के लिहाज से या स्ट्रक्चर के लिहाज से तो सेल डिस्ट्रॉय होता है, ठीक है ना, क्योंकि सेल डेथ में क्या होता है कि सेल का स्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय है और सेल का फंक्शन भी खत्म हुआ है, ठीक है ना। लेकिन जो सेलुलर आउटलाइंस है, जो सेल की बाउंड्री है, फिर भी सेल अपनी जगह पर पड़ा होता है, स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिहाज से तो खत्म हुआ है, सेल खत्म हुआ है, लेकिन फिर भी जो सेलुलर आउटलाइन है, जो सेलुलर बाउंड्रीज है, ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस में फिर भी सेवरल डेज तक, कई दिनों तक जो कि है ये बरकरार रहती है। Coagulative necrosis typically occurs in solid organs. Coagulative necrosis कहाँ पर होता है? अब क्वेश्चन ये है कि ये जो coagulative necrosis है ये कौन से सेल में अकर होता है, किस तरह के सेल में अकर होता है, ठीक है। सो इस सेंटेंस में आपको ये पता चलेगा कि ये कहाँ पर और कौन से ऑर्गन्स में, कौन से सेल में अकर होता है। सो coagulative necrosis typically occur in solid organs. अब लफ्ज यहाँ पर आ गया सॉलिड ऑर्गन्स, ये मेडिकल टर्म में बार बार यूज होता है सॉलिड ऑर्गन, लेकिन सॉलिड ऑर्गन्स का अक्सर लोगों को पता नहीं चलता है कि सॉलिड ऑर्गन का क्या मतलब है, ठीक है। सॉलिड ऑर्गन कैसे कहते हैं? हमने ये कहा कि कोगुलेटिव जो नेक्रोसिस है ये हमारे बॉडी के जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, सॉलिड ऑर्गन्स में अकर होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, ठीक है। यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई एंड एनोक्सिया, ठीक है ना। मोस्टली क्या होता है कि इन सॉलिड ऑर्गन्स को
ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ठीक है ना, या एनोक्सिया कंडीशन में, ये भी आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा एनोक्सिया कैसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इस रिजल्ट में हमारी बॉडी के जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, फॉर एग्जांपल किडनी, हार्ट, एड्रीनल ग्लैंड एक्सेट्रा, ये जो कि है इसमें सेल डेथ होता है, और फिर सेल डेथ के बाद उसमें इस किस्म का यानी जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये अकर होता है, ठीक है ना। सो याद रखिए स्टूडेंट्स कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस किस्म के सेल्स में अकर होता है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे बॉडी में मोस्टली उन ऑर्गन में अकर होता है जो सॉलिड ऑर्गन से। अच्छा, अब सॉलिड ऑर्गन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ये जो लफ्ज सॉलिड ऑर्गन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि सॉलिड ऑर्गन का क्या मतलब है, ठीक है। सॉलिड ऑर्गन कैसे कहते हैं, सॉलिड ऑर्गन जो के है, यहां पर मैंने सॉलिड ऑर्गन का डिफिनेशन आप लोगों के लिए लिखा है, आप भी इसको नोट कीजिए। सॉलिड ऑर्गन कैसे कहते हैं, organs in our body that has a firm consistency and is neither hollow such as the organ of GIT यानी gastrointestinal tract nor liquid such as blood। सॉलिड ऑर्गन किसे कहते हैं, ये एक टर्म है जो मेडिकल में अमूमन यूज होता है, ठीक है ना, सॉलिड ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। तो सॉलिड ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है, सॉलिड ऑर्गन का मतलब है कि वो ऑर्गन्स हमारे बॉडी में, ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारे बॉडी के अंदर वो ऑर्गन्स डेट हैज अ फर्म कंसिस्टेंसी, जिसका एक फर्म कंसिस्टेंसी होता है। कंसिस्टेंसी आपको पता है, कंसिस्टेंसी कैसे कहते हैं, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, यानी विस्कस होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है। एंड इज नेदर हॉलो, और इस किस्म के ऑर्गन्स जो सॉलिड ऑर्गन्स होते हैं, एक तो ये कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है ना, दूसरा ये कि ये हॉलो नहीं होते हैं। हॉलो हॉलो तो जानते हैं आप कि अंदर से खोखला नहीं होते, अंदर से खाली नहीं होते, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल इस तरह के ऑर्गन्स कौन से हैं हमारे बॉडी में जो हॉलो होते हैं, जो अंदर से खाली होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑर्गन्स ऑफ द GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, ट्रैक या एसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। तो ये हमारे बॉडी में ऐसे ऑर्गन्स है जो अंदर से हॉलो होते हैं, अंदर से खाली होते हैं, ठीक है ना। सो सॉलिड ऑर्गन्स इस तरह भी नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी हॉलो नहीं होते हैं जिस तरह हमारे GIT के ऑर्गन्स है। और ये लिक्विड भी नहीं होते हैं, ये लिक्विड भी नहीं है, सॉलिड ऑर्गन्स नॉर लिक्विड, ये लिक्विड भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल इस तरह के हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो लिक्विड पार्ट है, तो इसका आसान एग्जांपल क्या है, ब्लड। तो इट मींस कि सॉलिड ऑर्गन्स वो ऑर्गन्स होते हैं जिसका एक फर्म कंसिस्टेंसी होता है, ठीक है ना, एक कंसिस्टेंट होते हैं, ना ये हॉलो होते हैं और ना ये बिल्कुल लिक्विड होते हैं ब्लड की तरह, ठीक है। तो इसको कहते हैं सॉलिड ऑर्गन्स। तो इसकी एग्जांपल क्या है, इसके एग्जांपल है हार्ट हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, पेंक्रियाज हो गया। अगर आप इसको देखें तो ये सॉलिड ऑर्गन्स क्यों है, हार्ट, किडनी, लंग्स, पेंक्रियाज, ये इसलिए कि इसकी एक फर्म कंसिस्टेंसी होती है और ये ना हॉलो होते हैं, इस तरह के हॉलो नहीं होते जो मुकम्मल, जिस तरह GIT के हमारे इंटेस्टाइनल हो गया, स्टमक हो गया, ठीक है ना, इन थोड़े से ये कंसिस्टेंट होते हैं और ना बिल्कुल लिक्विड है, ठीक है ना। अगर आप हार्ट को देखें, किडनी को देखें, लंग्स को देखें, पेंक्रियाज को देखें, ठीक है ना, तो ये इस किस्म के ऑर्गन्स को कहते हैं सॉलिड ऑर्गन्स। अगेन आई रिपीट, ये टर्म जो के है ये मैंने आपके लिए यहाँ पर सेपरेट इसकी डिफिनीशन लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कि सॉलिड ऑर्गन्स का क्या मतलब है। सो ऑर्गन्स इन आवर बॉडी that has a firm consistency and is neither hollow such as the organs of the GIT, esophagus, stomach, intestine, etc., etc., nor liquid such as blood। तो इस तरह के ऑर्गन को कहते हैं सॉलिड ऑर्गन्स। इसके एग्जांपल्स क्या है, हार्ट, किडनी, लंग्स, पेंक्रियाज एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सॉलिड ऑर्गन्स हो गया, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक की तरफ। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में हमने क्या कहा था कि इन दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस the necrotic cell retains its cellular outline for several days, यानी सेलुलर आउटलाइन जो कि है ये several days तक जो कि है बरकरार रहती है, रिटेन्स होता है, जिस तरह ये मैंने पहले एक्सप्लेन किया। कोगुलेटिव नेक्रोसिस टिपिकली occurs in solid organs। कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहाँ पर होता है, ये हमारे बॉडी के सॉलिड ऑर्गन में होता है। फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि सॉलिड ऑर्गन कैसे कहते हैं, ठीक है।
अब ये सॉलिड ऑर्गन जो किडनी है, हार्ट है या एड्रिनल ग्लैंड है, इसमें ये नेक्रोसिस क्यों होता है, ठीक है ना। अब ये क्यों डिस्ट्रॉय होते हैं, किडनी के सेल्स हो गए, हार्ट के हो गए, ठीक है ना, इसमें नेक्रोसिस क्यों होता है, तो ये आगे मैंने इसके साथ रीजन लिखा है। यूजुअली एज अ रिजल्ट ऑफ डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई। अमूमन क्या होता है कि अगर इस तरह के ऑर्गन्स को, यानी जो सॉलिड ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल अगर हम हार्ट ले लें, हार्ट, अगर इस तरह के ऑर्गन्स को क्या होता है कि ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, यानी ब्लड सप्लाई डिफिशिएंट, ब्लड सप्लाई डिफिशिएंट का क्या मतलब है, डिफिशिएंट का मतलब है डिफिशिएंट इन लो, कम कम ब्लड सप्लाई होती है, ठीक है। अब जाहिर बात है कि हर ऑर्गन को अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको खुद जो कि है ब्लड की जरूरत है, क्योंकि ब्लड के थ्रू उसको न्यूट्रिएंट्स और एटीपीज वगैरह उसको मिल जाती है, ठीक है ना। न्यूट्रिएंट मिल जाते हैं तो उसके जरिए से, उस एनर्जी के जरिए से वो अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो अब अगर किसी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई कम प्रोवाइड हो जाए, ब्लड सप्लाई कम हो जाता है, तो उस ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं वो डेथ हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, और फिर डेड हो जाने के बाद उसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के सॉलिड ऑर्गन्स, फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, किडनी हो गया, अगर इसको कम ब्लड सप्लाई होता है, डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई होता है, तो इसकी वजह से इसमें इसके जो सेल्स होते हैं ये डेड हो जाएंगे और फिर इसमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगा। और कौन से नेक्रोसिस, तो इसमें अमूमन जो कि है ज्यादा तौर पर कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर होता है, ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि ये जो सॉलिड ऑर्गन्स है, इसमें नेक्रोसिस होता है या इसमें जो सेल्स डेथ वो आकर होता है, तो एक रीजन तो ये है कि इसको ब्लड सप्लाई कम हो जाता है। दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन है एनोक्सिया। एनोक्सिया किसे कहते हैं, एनोक्सिया, अब ये दूसरा टर्म आ गया, इस पर भी मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। एनोक्सिया किसे कहते हैं, एनोक्सिया कहते हैं जब ऑक्सीजन सप्लाई किसी ऑर्गन को, किसी टिश्यू या सेल को ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाए, या अगर बिल्कुल ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप हो जाए, यानी एब्सेंस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, डिफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन किसी भी ऑर्गन को, इसको कहते हैं एनोक्सिया, ठीक है ना। अब आप सोचे होंगे कि इस तरह के ऑक्सीजन सप्लाई जब कम होता है तो इसके लिए एक और टर्म भी यूज होता है मेडिकल में, ठीक है ना, और उसको कहते हैं हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया भी लो सप्लाई या लेस सप्लाई या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई को कहते हैं, ठीक है ना। तो एनोक्सिया और हाइपोक्सिया में क्या फर्क है, इसमें यह डिफरेंस है कि एनोक्सिया भी ऑक्सीजन की कम सप्लाई को कहते हैं या ऑक्सीजन की कमी या एब्सेंस को कहते हैं, और हाइपोक्सिया भी ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की एब्सेंस। लेकिन एनोक्सिया जो के है ये सिवियर हाइपोक्सिया के लिए एनोक्सिया पेयर यूज होता है। एनोक्सिया असल में सिवियर हाइपोक्सिया इज कॉल्ड एनोक्सिया। अब इसकी डिफिनीशन आप यहां से नोट कर सकते हो, इसके लिए भी जो कि मैंने आपके लिए सेपरेट एक यहां पर डिफिनीशन लिखा है। एनोक्सिया, एनोक्सिया किसे कहते हैं, एनोक्सियम an absence or deficiency of oxygen is called anoxia। an absence या ऑक्सीजन की डिफिशियंसी को क्या कहते हैं, एनोक्सिया। और इसकी दूसरी डिफिनेशन हम क्या कर सकते हैं, सिवियर हाइपोक्सिया इज कॉल्ड एनोक्सिया। सिवियर हाइपोक्सिया इज कॉल्ड एनोक्सिया। जब हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया भी ऑक्सीजन की कमी को कहते हैं, ठीक है ना। जब हाइपोक्सिया बहुत सिवियर हो तो फिर इसको कहते हैं एनोक्सिया, ठीक है ना। वैसे हाइपोक्सिया और एनोक्सिया सेम वर्ड्स हैं, इसका मतलब सेम है, लेकिन सिवियर हाइपोक्सिया को फिर एनोक्सिया कहते हैं, ठीक है ना। आते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने आपको कहा था कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो नेक्रोटिक सेल्स होते हैं उसमें जो सेलुलर आउटलाइंस होते हैं ये फिर भी सेवरल डेज तक रिटेन होती है, यानी बरकरार होती है, ठीक है ना। दूसरा, ये कहां पर अकर होता है, ये सॉलिड ऑर्गन्स, हमारे बॉडी के सॉलिड ऑर्गन्स में अकर होता है। फॉर एग्जांपल किडनी हो गया, हार्ट हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, एक्सेट्रा। अब सॉलिड ऑर्गन किसे कहते हैं ये मैंने आपको यहाँ पर समझाया, ठीक है ना, कि सॉलिड ऑर्गन्स का क्या मतलब है। अच्छा, सॉलिड ऑर्गन्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्यों अकर होता है, यानी ऐसे कौन से कंडीशन हमारे बॉडी में अकर होती है जिसकी वजह से हमारे बॉडी की सॉलिड ऑर्गन्स जो के हैं इसमें सेल डेथ अकर होता है और फिर उसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर होता है। तो इस तरह की दो रीजन है, दो रीजन की वजह से इसमें नेक्रोसिस अकर होता है। एक डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई,
ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से, जिसको कहते हैं इस्कीमिया। इस किस्म के लिए एक टर्म होता है, मेडिकल टर्म यूज होता है जिसको कहते हैं इस्कीमिया। मैंने पहले भी क्लास में आप लोगों को किया था, ठीक है ना। लो ब्लड सप्लाई इसको कहते हैं इस्कीमिया, इसको कहते हैं। और दूसरा क्या वजह हो सकता है कि हमारे बॉडी के सॉलिड ऑर्गन्स में कोगुलेटिव नेक्रोसिस आकर होता है, तो दूसरा एनोक्सिया हो सकता है। एनोक्सिया, एनोक्सिया किसे कहते हैं? लो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनोक्सिया। ये भी मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया, एनोक्सिया वर्ड जो के हैं। तो एनोक्सिया या डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई यानी इस्कीमिया की वजह से हमारे बॉडी के जो सॉलिड ऑर्गन्स है, फॉर एग्जांपल किडनी, फॉर एग्जांपल हार्ट या एड्रिनल ग्लैंड हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें क्या होता है कि इसमें सेल डेथ अकर होता है, और सेल डेथ के बाद इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो के है ये स्टार्ट हो जाता है। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे बॉडी के सॉलिड ऑर्गन्स में होता है, और क्यों होता है? ब्लड सप्लाई कमी की वजह से और एनोक्सिया की वजह से। फॉर एग्जांपल, अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस का हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, कि इसका एग्जांपल क्या हो सकता है। सो द बेस्ट एग्जांपल और वेल नोन एग्जांपल जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना है, बल्कि आप डेली लाइफ में इसको सुनते हैं, ठीक है ना, तो मैंने एक आसान सा एग्जांपल यहाँ पर लिया है, और वो क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन। फॉर एग्जाम्पल कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जाम्पल क्या है? मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है ना। मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे कहते हैं? अच्छा, इसको मेडिकल टर्म में शॉर्टकट इसको एमआई भी कहते हैं, एमआई। अच्छा, इसके लिए एक तीसरा वर्ड भी यूज होता है मायोकार्डियल इंफार्क्शन के लिए या एमआई के लिए। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में, हम अपनी जुबान में इसको एक तीसरा वर्ड भी इसके लिए यूज होता है, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, जिसको कहते हैं हार्ट अटैक, जिसको कहते हैं। तो तीनों नाम है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी इसको कहते हैं, एमआई भी इसको कहते हैं, और हार्ट अटैक भी इसको कहते हैं। सो जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, जो एमआई है या हार्ट अटैक है, ये असल में कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एक एग्जांपल है। ये असल में कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक है ना। अब मायोकार्डियल इंफार्क्शन जो कि थोड़ा आप यहाँ पर देखें, मायोकार्डियल इंफार्क्शन मैंने यहाँ पर डिफिनीशन लिखा है मायोकार्डियल इंफार्क्शन का। ये देखो मायोकार्डियल इंफार्क्शन, मायोकार्डियल इंफार्क्शन आर, इसको एमआई भी कहते हैं और इसको हार्ट अटैक भी कहते हैं, ठीक है ना। तीनों नाम है, ठीक है ना। हार्ट अटैक हम इसको आम अपने लैंग्वेज में इसको कहते हैं हार्ट अटैक। अच्छा, मायोकार्डियल इंफार्क्शन एमआई या हार्ट अटैक किसे कहते हैं? ये है क्या चीज? इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? हम रोजमर्रा लाइफ में इसके बारे में सुनते हैं, डेली इसके बारे में सुनते हैं कि हार्ट अटैक है या मायोकार्डियल इंफार्क्शन है या एमआई है, लेकिन इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। मतलब क्या है इसका? इसमें क्या होता है, हार्ट में क्या होता है? सो ये इसका थोड़ा सा एक मैंने शॉर्टकट डिफिनीशन यहां पर लिखा है। हार्ट अटैक या एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन इज द इरिवर्सिबल डेथ ऑफ हार्ट मसल्स। याद रखिए कि हार्ट मसल्स। हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन या एमआई जो के है, ये एक इरिवर्सिबल डेथ है, एक ऐसी इंजरी है जो इरिवर्सिबल सेल इंजरी है, यानी इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसको वापस ठीक नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। ये इरिवर्सिबल डेथ है, यानी एक किस्म का ये नेक्रोसिस है, ठीक है ना। यानी ये एक इरिवर्सिबल सेल डेथ है या नेक्रोसिस है, लेकिन हार्ट के कौन से रीजन का? क्योंकि हार्ट में हमने 3 लेयर्स पढ़े थे, ठीक है ना। ये हार्ट के कौन से लेयर का, हार्ट के कौन से सेल्स का डेथ है या नेक्रोसिस है, इरिवर्सिबल नेक्रोसिस है? यहाँ पर मैंने लिखा है हार्ट मसल्स का, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है मायोकार्डियल इंफार्क्शन, अगर आप इस वर्ड को देखें मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो इसमें वर्ड मायो यूज हुआ है। मायो, मायो का असल मतलब क्या है? मसल्स। तो ये लफ्ज निकला है मायोकार्डियम से, निकला है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है, हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है, इसको कहते हैं मायोकार्डियम। तो जाहिर बात है कि जब हार्ट मसल्स में, यानी उसके मायोकार्डियम जो लेयर है जिसमें हार्ट के मसल्स लोकेटेड होते हैं, ठीक है ना, जो हार्ट की पंपिंग में हेल्प करते हैं, तो अगर हार्ट के मसल्स में यानी जो मायोकार्डियम लेयर है, इसमें डेथ या इसमें अगर नेक्रोसिस अकर हो जाए और इरिवर्सिबल नेक्रोसिस, तो इसको कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन, इसको कहते हैं, ठीक है। और ये क्यों होता है? हार्ट का जो मसल लेयर है या हार्ट का जो मायोकार्डियम है, इसमें ये नेक्रोसिस, इरिवर्सिबल नेक्रोसिस क्यों अकर होता है? क्यों होता है? क्वेश्चन ये होता है कि एमआई क्यों होता है, हार्ट अटैक क्यों होता है? ये बात तो हमने जान लिया कि
कि हार्ट अटैक या एमआई मायोकार्डियल जो इंफार्क्शन है, ये हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है जिसको मायोकार्डियम कहते हैं, इसमें नेक्रोसिस अकर होता है, इसमें सेल डेथ अकर होता है, ठीक है ना। लेकिन होता क्यों है? बिकॉज ऑफ सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। यहाँ पर वर्ड मैंने सेकेंडरी लिखा है। अब सेकेंडरी मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारे बॉडी में दो किस्म के डिजीजेस है, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। प्राइमरी जो डायरेक्ट एक चीज इफेक्ट हो जाता है, डायरेक्ट कोई सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन इफेक्ट हो जाता है, तो उसको कहते हैं प्राइमरी। लेकिन सेकेंडरी कैसे कहते हैं कि फिर उस प्राइमरी की वजह से हमारी बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स इफेक्ट हो जाते हैं या दूसरे डिजीजेस बॉडी में पैदा हो जाते हैं, जिस तरह HIV एग्जाम्पल है, ठीक है ना। या इस तरह के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिसकी वजह से, एक बीमारी की वजह से, एक डिजीज की वजह से हमारी बॉडी में दूसरे डिजीज भी पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना। प्राइमरी जो डायरेक्ट जिसमें डायरेक्ट एक ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। सेकेंडरी कैसे कहते हैं? उस प्राइमरी डिजीज की वजह से जो अदर डिजीज हमारे बॉडी में पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसको कहते हैं सेकेंडरी, ठीक है ना। तो यहाँ पर सेकेंडरी वर्ड यूज हुआ है, ठीक है ना, कि हार्ट अटैक सेकेंडरी टू, यानी क्या होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। सेकेंडरी का मतलब ये है कि क्या हो जाता है जिसकी वजह से हार्ट का जो मस्कुलर लेयर है वो नेक्रोसिस या वो डेथ की तरफ जाता है। तो सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई। अब क्या हो जाता है कि जब हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो कम हो जाते हैं या वो खत्म हो जाती है, लैक ऑक्सीजन का ना होना, ठीक है ना। लेकिन वर्ड प्रोलॉन्ग लिखा है, अगर ये प्रोलॉन्ग टाइम के लिए हो, ठीक है ना, कुछ टाइम के लिए हो तो फिर तो ठीक है, कुछ नहीं होता है। मतलब ऐसी ऑक्सीजन सप्लाई ब्लड को कम, बॉडी को कम हो जाए या एब्सेंट हो जाए, लेकिन थोड़े से टाइम के लिए बाद में आपका ऑक्सीजन मिल जाता है तो रिकवर हो सकता है। लेकिन अगर प्रोलॉन्ग टाइम के लिए आपके बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई कम है, कम ऑक्सीजन आपके बॉडी को मिल रहा है, ठीक है ना, तो इसकी वजह से क्या है, इसकी वजह से हार्ट के जो मसल्स है, अब हार्ट के मसल्स को तो ऑक्सीजन की जरूरत है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हार्ट के जो मसल्स है ये जो पंपिंग करता है, तो ये तो उसको ऑक्सीजन मिलता है, ऑक्सीजन से उसको एनर्जी मिल जाती है, तो इसलिए वो पंपिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है तो हमारे हार्ट के जो मसल्स है ये डेथ हो जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, यानी इसमें नेक्रोसिस अकर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन की ना होने की वजह से या प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से हमारे हार्ट के जो मस्कुलर लेयर है, जो इसको मायोकार्डियम कहते हैं, उसकी जो इरिवर्सिबल डेथ होती है, जो नेक्रोसिस होती है, दिस इज कॉल्ड मायोकार्डियल इंफार्क्शन, या इसको एमआई भी कहते हैं या हार्ट अटैक भी कहते हैं। ये थोड़ा सा मैंने शॉर्टकट यहाँ पर इसको एक्सप्लेन किया, तो इसे जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना। यानी नेक्रोसिस से हम थोड़ा हट के गए इस लेक्चर में, लेकिन ये थोड़ा आप लोगों के लिए ज़रूरी था, ठीक, क्योंकि हम रोज़ाना कहते हैं कि हार्ट अटैक है, एमआई है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, तो थोड़ा सा मैंने 2-3 लाइन में आपको यहाँ पर इसको डिफाइन किया कि हार्ट अटैक या एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर मैंने इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन आपको, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में मालूमात हो, नॉलेज हो आप लोगों को, ठीक है। अगेन आई रिपीट, हार्ट अटैक या एमआई या मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे कहते हैं? इट इज द इरिवर्सिबल डेथ यानी नेक्रोसिस ऑफ हार्ट मसल सेकेंडरी टू प्रोलॉन्ग लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, जो हमने स्टार्ट किया। अच्छा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एग्जांपल किया था मायोकार्डियल इंफार्क्शन, तो इसको मैंने थोड़ा सा आप लोगों को डिफाइन किया, थोड़ा एक्सप्लेन किया कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन कैसे कहते हैं, एमआई कैसे कहते हैं। तो एमआई में जो नेक्रोसिस होता है, हार्ट की जो मस्कुलर लेयर मायोकार्डियम में जो नेक्रोसिस अकर होता है, तो इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल क्या है? नेक्रोसिस ड्यू टू हाइपोक्सिया इन ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट ब्रेन। ब्रेन के अलावा मोस्टली जो हमारे बॉडी टिश्यूज में नेक्रोसिस अकर होता है हाइपोक्सिया की वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, ठीक है ना। तो इसको के इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजन लेस सप्लाई की वजह से हमारे बॉडी के जितने टिश्यूज है उसमें जो नेक्रोसिस अकर होता है, तो इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर होगा एक्सेप्ट ब्रेन। यहाँ पर मैंने ये लिखा है कि एक्सेप्ट ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में क्या है, ब्रेन में कोगुलेटिव, ब्रेन में नेक्रोसिस तो अकर होता है, लेकिन इस टाइप का नेक्रोसिस इसमें अकर नहीं होता है, यानी कोगुलेटिव नेक्रोसिस ब्रेन में नहीं होता है।
ब्रेन में नेक्रोसिस का जो दूसरा टाइप जिसके बाद हम पढ़ेंगे, जिसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं, तो ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है ना। कोगुलेटिव नेक्रोसिस ब्रेन में अकर नहीं होता है, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल्स हो गए, ठीक है। अगेन आई रिपीट, इस स्लाइड को मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ठीक है ना। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ नेक्रोसिस। बेसिक नेक्रोसिस में ये सबसे पहला टाइप है, ठीक है ना। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस कैसे कहते हैं? In this type of necrosis, the necrotic cell retains its cellular outline for several days. ये पहली बात हो गई, ठीक है ना। मैंने एक्सप्लेन भी किया क्या मतलब इसका, कि इसमें जो नेक्रोटिक सेल्स होता है उसका जो सेलुलर आउटलाइन होता है ये सेवरल डेज तक बरकरार रहता है, ठीक है ना। अब ये मैंने एक्सप्लेन किया है पहले से। कोगुलेटिव नेक्रोसिस, अब ये दूसरी बात है इसमें, और ये क्या है? Coagulative necrosis typically occurs in solid organs such as kidney, heart, and adrenal gland, usually as a result of deficient blood supply and anoxia. अब ये जो पैराग्राफ है, ये जो दूसरा पैराग्राफ है, पहले वाले में तो हमने ये एक्सप्लेन किया कि इसमें सेल जो आउटलाइंस होते हैं वो रिटेन रहेंगे कई दिनों तक। इस पैराग्राफ में क्या है? इस पैराग्राफ में ये है कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस हमारे बॉडी में सॉलिड ऑर्गन्स में आकर होगा। सॉलिड ऑर्गन के ये मैंने एक्सप्लेन किया, फॉर एग्जांपल किडनी, हार्ट, एड्रिनल ग्लैंड एक्सेट्रा। और क्यों होता है इसमें, यानी इन किस्म के ऑर्गन में नेक्रोसिस क्यों आकर होता है? ड्यू टू डिफिशिएंट ब्लड सप्लाई, जिसको इस्कीमिया कहते हैं, और एनोक्सिया, लेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ये भी एनोक्सिया मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। तो इस वजह से हमारे बॉडी की जो सॉलिड ऑर्गन्स है उसमें जो नेक्रोसिस अकर होता है, तो वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस अकर होगा, यानी इस टाइप का नेक्रोसिस इसमें अकर होता है। अच्छा, फिर हमने एग्जांपल्स लिए कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। क्या एग्जांपल है? फॉर एग्जांपल मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। दूसरा एग्जांपल, फॉर एग्जांपल नेक्रोसिस जो हमारी बॉडी के तमाम टिश्यूज में अकर होता है, लेकिन सिवाय ब्रेन के। क्यों? क्योंकि ब्रेन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता है। ब्रेन में नेक्रोसिस का जो दूसरा टाइप है, जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, जिसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं, तो ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, ठीक है ना। अच्छा, कोगुलेटिव नेक्रोसिस को हम आगे ले जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड में है मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस का क्या मैकेनिज्म है, यानी ये कोगुलेटिव नेक्रोसिस कौन से टिश्यूज या ऑर्गन में होता है, ये तो हमने कहा, ठीक है ना। सेलुलर आउटलाइन के बारे में हमने पढ़ा, इसके एग्जांपल भी हमने पढ़े। अब इसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि ये किस तरह करो होता है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस किस तरह करो होता है। सो द इंजरी एंड द सब्सिक्वेंट इंक्रीजिंग एसिडोसिस denatures not only the structural proteins but also the enzymatic proteins of। क्या होता है कि इंजरी की वजह से या सब्सिक्वेंट इंक्रीजिंग एसिडोसिस, या अगर हमारी बॉडी में एसिडोसिस इंक्रीज हो। एसिडोसिस किसे कहते हैं? एसिडोसिस का सिंपल मतलब है यानी एक ऐसा कंडीशन जिसमें हमारे बॉडी फ्लूइड जो कि ये एसिडिक हो जाते हैं, हमारे बॉडी फ्लूइड्स एसिडिक हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं एसिडोसिस। तो सेल इंजरी की वजह से क्या हो जाता है, या जो हमारे बॉडी में बार बार एसिडोसिस अकर होता है, बॉडी फ्लूइड्स का पीएच एसिडिक हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है, इस वजह से हमारी बॉडी के जो दोनों प्रोटीन्स है, यानी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, जो हमारे बॉडी में स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है, और जो हमारे बॉडी में फंक्शनल प्रोटीन्स है। फंक्शनल प्रोटीन में फॉर एग्जांपल एंजाइम भी आते हैं, ठीक है ना, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, ठीक है ना। ये दोनों किस्म की प्रोटीन क्या हो जाते हैं, ये डिनेचर हो जाते हैं। अब डिनेचर मैंने कल वाले लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था। डिनेचर का क्या मतलब है कि इस किस्म की प्रोटीन का स्ट्रक्चर और फंक्शन खत्म हो जाता है, स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है, इसको कहते हैं डिनेचरिंग ऑफ प्रोटीन। सो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म क्या है कि हमारे बॉडी में सेल इंजरी की वजह से या एसिडोसिस की वजह से हमारे बॉडी में जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है या जो एंजाइमेटिक प्रोटीन्स है, इसकी डिनेचरिंग होगी। इसकी क्या होगी? डिनेचरिंग होगी। और इस डिनेचरिंग की वजह से क्या हो जाएगा, दस ब्लॉकिंग द सेलुलर प्रोटियोलाइसिस। तो इस वजह से सेल की जो प्रोटियोलाइसिस होती है, जो सेलुलर प्रोटियोलाइसिस होती है। अच्छा, ये वर्ड क्या मतलब है इसका, सेलुलर प्रोटियोलाइसिस का क्या मतलब है? सेलुलर प्रोटियोलाइसिस का ये मतलब है कि एंजाइम्स की वजह से जो सेल की ब्रेकडाउन होती है, ठीक है ना, ये ब्लॉक हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाएगा। सेलुलर प्रोटियोलाइसिस का क्या मतलब है कि एंजाइम की वजह से जो सेल की ब्रेकडाउन होती है, तो ये ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, ये क्यों ब्लॉक हो जाएगा? जाहिर बात है कि जो प्रोटीन, अब एंजाइम प्रोटीन in नेचर है, तो जो एंजाइम सेल्स की ब्रेकडाउन काज करते थे, सेल को ब्रेकडाउन कर देते हैं,
तो वो एंजाइम तो डीनेचर हो गया है, ठीक है ना। तो जाहिर बात है वो एंजाइम अपना फंक्शन नहीं करेगा, यानी सेलुलर प्रोटियोलाइसिस क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। आईई यानी मतलब क्या है, एंजाइम्स डेट डिग्रेड नेक्रोटिक टिश्यूज, वो एंजाइम्स जो जो नेक्रोटिक टिश्यूज थे उसको डिग्रेड कर देते, जो नेक्रोटिक टिश्यूज की डिस्ट्रक्शन काज कर देते, आर आल्सो डिस्ट्रॉयड, यानी इस मैकेनिज्म के दौरान वो एंजाइम भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो एंजाइम नेक्रोटिक टिश्यूज की डिग्रेडेशन करते थे डीनेचरिंग की वजह से, क्योंकि वो एंजाइम डीनेचर हो गए। सो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन, जो डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन है, इट इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस का ये बेसिक मैकेनिज्म है, ठीक है ना। कोगुलेटिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं तो प्रोटीन की डीनेचरिंग होती है। अब प्रोटीन में वो एंजाइम्स भी आते हैं जो हमारे नेक्रोटिक टिश्यूज की ब्रेकडाउन काज करते हैं, ठीक है ना। तो अगर वो एंजाइम भी डीनेचर हो जाए तो मतलब ये है कि वो अपना फंक्शन नहीं करेंगे, यानी जो नेक्रोटिक टिश्यूज है वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है ना। इन्हीं टिश्यूज में तो नेक्रोसिस है, टिश्यूज तो नेक्रोटिक टिश्यूज है, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि मुकम्मल तौर पर इसको जो एंजाइम्स खत्म कर देते तो उस एंजाइम्स की डिनेचरिंग हो गई है, ठीक है ना। तो इस तरह की नेक्रोसिस को कहते हैं जिसमें जो नेक्रोटिक टिश्यूज है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो एंजाइम्स या जो प्रोटीन्स उस नेक्रोटिक टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते उसमें डी उस उसको डीनेचर बनाएगा, उसमें डीनेचरिंग अकर हुई है, ठीक है ना। तो नेक्रोटिक टिश्यूज अपनी जगह पर होंगे, टिश्यूज तो डिस्ट्रॉय है अंदर से, ठीक है ना, लेकिन बाहर से कंप्लीटली उसकी डिस्ट्रक्शन नहीं होगी। तो इसको कहते हैं कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इसलिए मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि इसमें जो सेलुलर आउटलाइंस होते हैं वो बरकरार होते हैं। क्यों बरकरार होते हैं? क्योंकि उसमें जो टिश्यूज या सेल जो होती है इसकी कंप्लीट वो नहीं होती है, ब्रेकडाउन या कंप्लीट डिस्ट्रक्शन नहीं होती है। अच्छा, इसको हम फिर दोबारा रिपीट करते हैं मैकेनिज्म को, कि मैकेनिज्म में क्या होता है कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। Mechanism of coagulative necrosis: the injury and the subsequent increasing acidosis denatures not only the structural protein but also the enzymatic protein, thus blocking the cellular proteolysis, i.e., enzymes that degrade necrotic tissues are also destroyed. Denaturation of protein as the basic mechanism of coagulative necrosis. चलो दूसरे स्लाइड की तरफ जाते हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब कोगुलेटिव नेक्रोसिस में सेल्स या टिश्यूज की मॉर्फोलॉजी किस तरह होगी, ठीक है ना। प्रिजर्वेशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आउटलाइन ऑफ दी कोगुलेटेड सेल्स, ये जो कोगुलेटेड सेल्स है, ठीक है ना, तो उसका जो स्ट्रक्चर आउटलाइन है ये क्या होंगे, ये प्रिजर्व रहेंगे। प्रिजर्व मतलब ये कि ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ये अपनी जगह पर होंगे। तो स्ट्रक्चर जो सेल की जो स्ट्रक्चर आउटलाइन है ये प्रिजर्व होंगे, ये डिस्ट्रॉय नहीं होंगे। द सेल डिवोर्ड ऑफ इट्स न्यूक्लियस अपीयर एज अ मास ऑफ कोगुलेटेड पिंक स्टेनिंग होमोजीनियस साइटोप्लाज्म। और जिस सेल की कोगुलेटिव नेक्रोसिस हुई है तो उसमें न्यूक्लियस तो खत्म है, न्यूक्लियस तो अंदर डिस्ट्रॉय हुआ है, ठीक है ना। डिओड का मतलब है एब्सेंस, नहीं है। अब इस किस किस्म के सेल्स में या टिश्यूज में न्यूक्लियस नहीं है, यानी इस किस्म के सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, डिओड ऑफ इट्स न्यूक्लियस अपीयर एज अ मास ऑफ कोगुलेटेड, यानी ये बिल्कुल एक कोगुलेटेड मास होगा, ये बिल्कुल कोगुलेटेड मास होगा। और पिंक स्टेनिंग होगा, यानी अगर आप इसकी स्टेनिंग करते हो, स्टेनिंग एक टेक्निक है जिसके जरिए से हम सेल की रिकॉग्निशन करते हैं, ठीक है ना। इसमें हम एक डाई ऐड करते हैं, कलर ऐड करते हैं, तो उस डाई ऐड करने से वो टिश्यूज जो कि एक खास कलर देगा, तो इसको कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक। तो अगर आप इसकी स्टेनिंग करते हैं तो ये आपको पिंक कलर देगा, पिंक स्टेनिंग होगा। और होमोजीनियस साइटोप्लाज्म होगा, यानी जो कोगुलेटेड नेक्रोसिस में जो सेल्स होते हैं इसका साइटोप्लाज्म क्या होगा कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होगा, और ये इसका जो साइटोप्लाज्म है ये बिल्कुल एक कोगुलेटेड मास होगा, यानी एक मास होगा बिल्कुल, ठीक है ना। और इसका जो साइटोप्लाज्म है ये पिंक स्टेनिंग होगा, ठीक है ना। अगर आप इसकी स्टेनिंग करते हो तो ये पिंक स्टेनिंग होगा। और होमोजीनियस होगा। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि ये सेम दिखाई आपको ये दिखाई लगेगा, ठीक है ना। ये होमोजीनियस नजर आएगा, ठीक है ना। ये नहीं हो कि ये डिफरेंट चीजें इसमें नजर आएंगे, ठीक है ना। तो ये होमोजीनियस, इसका जो साइटोप्लाज्म होता है ये बिल्कुल होमोजीनियस होगा, ठीक है ना, सेम नजर आएगा, ठीक है ना।
So again I repeat, morphology of coagulated necrosis. Coagulated necrosis का morphology किस तरह है? Preservation of basic structural outline of the coagulated cells, यानी cells या tissues की जो outlines है ये अपनी जगह पर बरकरार रहेंगे. The cells in necrotic tissues के अंदर वो cells devoid of its nucleus, जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, appear as a mass of coagulated, ये बिल्कुल एक coagulated mass नजर आएगा. Pink staining, इसकी जो स्टेनिंग अगर हम करेंगे तो ये पिंक स्टेनिंग होगा, पिंक कलर आपको देगा. एंड होमोजीनियस साइटोप्लाज्म, और इसका साइटोप्लाज्म जो कि ये बिल्कुल होमोजीनियस होगा. ठीक है, तो ये कोगुलेटेड नेक्रोसिस की मॉर्फोलॉजी हो गई. ठीक है ना, मॉर्फोलॉजी. अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अब दूसरे टाइप की तरफ आते हैं. पहला टाइप हो गया बेसिक टाइप में, जिसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस कहते हैं. अब तीसरे टाइप की तरफ आते हैं, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की तरफ आते हैं. ठीक है, चलो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है? लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, इट इज दैट टाइप ऑफ नेक्रोसिस दैट अकर्स ड्यू टू ऑटोलिटिक and heterolytic actions of enzymes that convert the proteins of cells into liquid. अच्छा, एक बात याद रखिए कि कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर जो एंजाइम्स थे जो उस नेक्रोटिक टिश्यूज को खत्म कर देते, वो तो नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें प्रोटीन डीनेचरिंग हो गई है. तो अब कोगुलेटिव जो नेक्रोटिक मास है, टिश्यूज का मास है, उसको कौन डिस्ट्रॉय करेगा? तो उसको जो इंप्लीमेंट्री सेल्स है, बाहर से जो इंप्लीमेंट्री सेल्स आते हैं, डब्ल्यूबीसीज आते हैं, तो वो इसको खत्म करेंगे. तो इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस. कल के लेक्चर भी मैंने किया था. ठीक है ना, जब सेल के अंदर उस सेल को बाहर से कोई प्रोटीन एंजाइम आ जाते हैं, डब्ल्यूबीसी सेल आ जाते हैं और उस सेल को खत्म कर दे, तो इसको कहते हैं हाइड्रोलाइसिस. लेकिन अगर उस सेल के अंदर जो उसके एंजाइम्स है, जो लाइसोसोम्स तो सेल के अंदर मौजूद है और लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है, तो जब उसी सेल के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ये उस सेल को डिस्ट्रॉय करे, तो फिर उसको ऑटोलाइसिस कहते हैं. ठीक है ना, तो जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये हेटेरोलिटिक एक्शंस के जरिए से ओपेर डिस्ट्रॉय होगा. लेकिन जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है इसमें ये दोनों किस्म के एक्शंस होंगे, ऑटोलिटिक भी होगा और हाइड्रोलिटिक भी होगा. ठीक है, सो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, इट इज दैट टाइप ऑफ नेक्रोसिस, ये नेक्रोसिस का वो टाइप है दैट अकर ड्यू टू ऑटोलिटिक, यानी ऑटोलिटिक ब्रेकडाउन भी इसमें होगा, और एंड हेटेरोलिटिक एक्शंस ऑफ एंजाइम्स, यानी एंजाइम्स की ऑटोलिटिक और हेटेरोलिटिक दोनों एक्शंस की वजह से ये नेक्रोसिस अकर होगा. ठीक है ना, इसमें क्या होता है? इसमें ऑटोलिटिक या हेटेरोलिटिक में क्या होता है? डेट कन्वर्ट द प्रोटीन्स ऑफ सेल्स, ये जो सेल की जो प्रोटीन्स है या जो सेल्स है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करता है, इसलिए इसको लिक्विफेक्टिव कहते हैं. ठीक है ना, कोगुलेटिव में एक मास बन जाता था. ठीक है ना, जबकि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है? इसमें टिश्यूज का लिक्विड बन जाता है, एक लिक्विड सा बन जाता है, और इसलिए इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं. ठीक है, सो एंजाइम्स की ऑटोलिटिक और हेटेरोलिटिक एक्शन की वजह से जो नेक्रोटिक टिश्यूज है वो एक लिक्विड मास में कन्वर्ट हो जाएगा, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये दोनों टर्म्स मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे कि ऑटोलिटिक कैसे कहते हैं? जब उसी सेल के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम्स है ये उस सेल को डिस्ट्रॉय करे, तो इसको ऑटोलिटिक कहते हैं. हेटेरोलिटिक कैसे कहते हैं? जो बाहर से इंप्लीमेंट्री सेल्स या जो डब्ल्यूबीसीज आ जाते हैं और उस सेल को डिस्ट्रॉय करते, तो इसको हेटेरोलिटिक कहते हैं. तो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या होता है कि ये इन दोनों प्रोसेस की वजह से, ऑटोलिटिक प्रोसेस की वजह से और हेटेरोलिटिक की वजह से क्या हो जाते हैं कि एंजाइम जो के है ये सेल्स पर एक्शन करेंगे, नेक्रोटिक सेल्स पर एक्शन करेंगे और इसको एक लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, और इसको कहते हैं इसलिए इसको लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस कहते हैं. Therefore, it is characterized by softening. अब कोगुलेटिव में क्या था कि उसमें एक मास बन जाता था, लेकिन इसमें क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय सॉफ्टनिंग, यानी इसमें जो मास बन जाता है, जो लिक्विड बन जाता है, ये सॉफ्ट होता है. एंड लिक्विफेक्शन ऑफ टिश्यूज, और इसमें टिश्यू जो कि ये लिक्विड होंगे, सॉफ्ट होंगे और लिक्विड होंगे. ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इस्कीमिक नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन. फॉर एग्जाम्पल ब्रेन की जो इस्कीमिक नेक्रोसिस होती है, इस्कीमिक नेक्रोसिस किसे कहते हैं? जो नेक्रोसिस अकर होता है ड्यू टू इस्कीमिया. इस्कीमिया किसे कहते हैं? लेस सप्लाई ऑफ ब्लड, यानी ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से ब्रेन में जो नेक्रोसिस होता है तो वो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है. तो ब्रेन में याद रखिए, ब्रेन में लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होता है, इसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस नहीं होता है. ठीक है,
दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन, ब्रैकेट में मैंने इसकी डिफिनीशन लिखा है। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट फॉर्मेशन ड्यू टू पायोजेनिक इन बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से जो फर्स्ट फॉर्मेशन होता है टिश्यूज के अंदर या सेल के अंदर, इसको कहते हैं सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन। तो सेपरेटिव इन्फ्लेमेशन जो कि ये भी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एक टाइप है। आपने देखा होगा अक्सर लोगों का जो इन्फेक्टेड एरिया है जहाँ पर इन्फेक्शन अकर होता है, तो इसमें एक पस बन जाता है, इसमें फर्स्ट फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। सो दिस फर्स्ट फॉर्मेशन इट इज दी लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। असल में ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है। अगर कोई कहे कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का मुझे एक ऐसा एग्जांपल दे दे जो मैंने अपनी आंखों से देखा हो, तो इसका एक बेस्ट एग्जांपल क्या है जो आपने देखा है, कई बार देखा है, वो है पस। जहां पर इंफेक्शन होता है ना, तो वहां पर जो पस बन जाता है, दिस पस इज बेसिकली लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ये लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है, ठीक है ना। सो अगेन आई रिपीट, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस को दोबारा रिपीट करते हैं। It is that type of necrosis that occur due to autolytic and heterolytic actions of enzymes that convert the proteins of cells into liquid. Therefore, it is characterized by softening and liquefaction of tissues. Example क्या है? For example, ischemic necrosis of brain. दूसरा, separative inflammation. The first formation due to pyogenic bacterial and fungal infection. अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। अब मैकेनिज्म क्या है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का मैकेनिज्म क्या है? एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन ऑफ प्रोटीन इज द बेसिक मैकेनिज्म ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। जो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन है उसमें क्या था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस में उसका मैकेनिज्म क्या था, उसमें था प्रोटीन डिनेचरिंग था। अब इसमें जो कि एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है प्रोटीन्स का, सेल के अंदर जो प्रोटीन्स होता है या सेल है, तो सेल्स की एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है, यानी उसकी ब्रेकडाउन होती है ड्यू टू एंजाइम्स, एंजाइम की वजह से ब्रेकडाउन होती है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का। लेकिन कोगुलेटिव में क्या था, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का क्या मैकेनिज्म था, उसमें प्रोटीन डिनेचरिंग था और इसमें प्रोटीन की एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होती है सेल के अंदर, ठीक है ना। मॉर्फोलॉजी क्या है इसका, मॉर्फोलॉजी ऑफ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल। अब इसमें क्या होता है, उसमें सेलुलर आउटलाइन जो कि रिटेन होते थे कई दिनों के लिए, सेवरल डेज के लिए कोगुलेटिव नेक्रोसिस में। लेकिन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में सेलुलर डिटेल या जो सेलुलर आउटलाइन होता है इसकी कंप्लीट लॉस होती है, यानी सेलुलर आउटलाइन लॉस हो जाते हैं। सेलुलर आउटलाइन इज आल्सो डिस्ट्रॉयड, कंप्लीट लॉस ऑफ सेलुलर डिटेल। सेलुलर डिटेल्स का क्या मतलब है कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सेल मेम्ब्रेन है, जो भी चीज है, जो सेलुलर डिटेल्स है वो कंप्लीटली लॉस हो जाता है और इसके साथ साथ जो सेलुलर आउटलाइन है वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। थर्ड टाइप की तरफ आते हैं, कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के बाद थर्ड टाइप की तरफ आते हैं और जिसको कहते हैं केशियस नेक्रोसिस, जिसको कहते हैं दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस एज केशियस नेक्रोसिस क्या है, दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस एंड लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। याद रखिए पहला सेंटेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिससे आपको आसानी से पता चल जाएगा कि केशियस नेक्रोसिस क्या है। असल में क्या है, केशियस नेक्रोसिस जो कि है ये नेक्रोसिस का वो टाइप है जिसमें कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दोनों अकर होते हैं। असल में केशियस नेक्रोसिस ये कॉम्बिनेशन है दोनों कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का, जो इससे पहले हमने पढ़े। तो ये कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एक कॉम्बिनेशन है एंड इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। और इसको किस तरह आप पहचानेंगे, इसको हम करेक्टराइज किस तरह करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक सॉफ्ट, ये सॉफ्ट होता है, ठीक है ना, ये ड्राई होता है, सॉफ्ट और ड्राई होता है, और चीजी लाइक, चीजी लाइक होता है, चीज लाइक होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है केशियस नेक्रोसिस का कि ये चीजी लाइक होता है, चीज लाइक होता है, ठीक है ना। और होमोजीनियस होगा, ये भी होमोजीनियस होता है, ठीक है ना। सो इट इज characterized by the presence of soft, dry, cheesy, homogeneous necrotic material। इसमें जो नेक्रोटिक मटेरियल, जो नेक्रोटिक टिश्यू होता है वो सॉफ्ट होता है, ड्राई होता है और चीज लाइक होता है। अच्छा, आगे जाते हैं। लाइक कोगुलेटिव नेक्रोसिस इट इज नॉट लिक्विफाइड। जिस तरह कोगुलेटिव नेक्रोसिस लिक्विड नहीं था, वो एक मास था,
तो इसी तरह केशियस नेक्रोसिस भी कोगुलेटेड नेक्रोसिस की तरह लिक्विफाइड नहीं होता है। हम क्यों कहते हैं कि इसमें कोगुलेटेड नेक्रोसिस होता है और लिक्विफाइड नेक्रोसिस भी होता है? तो इसलिए हम कहते हैं क्योंकि कोगुलेटेड नेक्रोसिस की तरह ये लिक्विड नहीं होता है, ठीक है ना। एंड लाइक लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस टिश्यू आर्किटेक्चर इज कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड। और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की तरह कि लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में क्या था कि सेलुलर जो आउटलाइंस था, जो सेल डिटेल था, सेलुलर डिटेल था, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता था। तो इसमें भी जो टिश्यू आर्किटेक्चर है, यानी जो टिश्यूज डिटेल है, सेलुलर डिटेल है, सेलुलर आउटलाइन है, ये कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड। ओब्लिटरेटेड का क्या मतलब है? डिस्ट्रॉय होना। ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिस तरह लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में होता है। तो चूंकि इस तरह के नेक्रोसिस में दोनों कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है, कोगुलेटिव नेक्रोसिस के कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है और इसमें जो लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस है इसका कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। चूंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन है तो इसलिए हम कहते हैं कि केशियस नेक्रोसिस जो कि ये कॉम्बिनेशन है कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस दोनों का, ठीक है ना। तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसके अंदर मौजूद है कि चूंकि कोगुलेटिव नेक्रोसिस लिक्विफाइड नहीं होता है तो केशियस नेक्रोसिस भी लिक्विफाइड नहीं होता है। और चूंकि लिक्विफाइड नेक्रोसिस में कंप्लीटली सेलुलर डिटेल्स या सेलुलर आउटलाइन डिस्ट्रॉय हो जाता है तो केशियस नेक्रोसिस में भी ये हो जाता है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसको आप कंप्लीटली कोगुलेटिव नेक्रोसिस भी नहीं कह सकते हो और इसको आप लिक्विफेक्टिव भी नहीं कह सकते हो। जब कोई इस तरह की नेक्रोसिस हो जिसमें कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफाइड नेक्रोसिस दोनों का कैरेक्टरिस्टिक मौजूद हो तो फिर इस तरह के नेक्रोसिस को कहते हैं केशियस नेक्रोसिस, इसको कहते हैं, ठीक है ना। लेकिन याद रखिए कि इन दोनों में ये दोनों क्वालिटी मौजूद होती है, कोगुलेटिव का भी और लिक्विफेक्टिव का भी। लेकिन याद रखिए कि इसमें ज्यादा कोगुलेटिव नेक्रोसिस की क्वालिटी मौजूद होती है, यानी इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स है ये कोगुलेटिव के ज्यादा होते हैं, ठीक है ना। तो केशियस नेक्रोसिस जो कि है ये एक तरह का कोगुलेटिव भी होता है, ठीक है ना, लेकिन कंप्लीटली नहीं, ठीक है ना। सिर्फ ये मैंने आपको समझाना था कि कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव दोनों में किसके करेक्टरिस्टिक्स ज्यादा होते हैं? कोगुलेटिव नेक्रोसिस के ज्यादा करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है ना। अब एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। केशियस नेक्रोसिस की एग्जांपल्स क्या है? फॉर एग्जांपल प्रिंसिपली एंड द सेंटर ऑफ ट्यूबरकुलस ग्रेनुलोमा, जो टीबी में ट्यूबरकुलस में जो ग्रेनुलोमा बन जाता है, ये इन्फ्लेमेशन में हम पढ़ेंगे। तो ये असल में केशियस नेक्रोसिस है, ठीक है ना। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो क्या है? ट्यूबरकुलस में जो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होता है ये केशियस नेक्रोसिस का एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा, आगे जाते हैं। मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी ऑफ केशियस नेक्रोसिस। माइक्रोस्कोपिकली द नेक्रोटिक फोकस इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रक्चरलेस, यानी जो नेक्रोटिक टिश्यूज होते हैं केशियस में वो क्या होते हैं? स्ट्रक्चरलेस होते हैं, यानी इसका एक खास स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रक्चरलेस का क्या मतलब है कि इसमें इसका कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होता है। एमॉर्फस, एमॉर्फस का भी यही मतलब है, कोई खास स्ट्रक्चर का ना होना, इसको कहते हैं एमॉर्फस। जिस तरह हम केमिस्ट्री में कहते हैं क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है, ठीक है ना। क्रिस्टलाइन में क्या एक खास शेप होता है, लेकिन एमॉर्फस में क्या होता है? कोई खास शेप नहीं होता है इसका। तो स्ट्रक्चरलेस होते हैं, शेपलेस होते हैं, इसका कोई खास शेप नहीं होता है। एमॉर्फस का मतलब है शेपलेस, यानी इसका एक खास शेप नहीं होता है। ग्रेन्युलर डेब्रिस ग्रेन्युलर डेब्रिस इसमें होता है। डेब्रिस का क्या मतलब है? यानी टिश्यूज नेक्रोसिस के बाद जो टिश्यूज का जो रिमेनिंग बच जाता है, यानी जो रिमेनिंग टिश्यू बन जाता है, ठीक है ना, तो इसको कहते हैं डेब्रिस, इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रेन्युलर होता है, इसमें पार्टिकल लाइक्स होता है। ग्रेन्युलर का मतलब है ग्रेन्यूल लाइक या पार्टिकल लाइक, ठीक है ना। तो केशियस नेक्रोसिस किस तरह होता है? स्ट्रक्चरलेस होता है, शेपलेस होता है, इसमें ग्रेन्यूल्स लाइक होते हैं या पार्टिकल लाइक डेब्रिस होता है, ठीक है ना। डेब्रिस क्या है? जो रिमेनिंग मास बन जाता है, रह जाता है, तो इसको डेब्रिस कहते हैं। और ये पार्टिकल या ग्रेन्यूल लाइक होता है। एंक्लोज्ड, और ये एंक्लोज होता है विद इन अ रिंग, एक रिंग के अंदर ऑफ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। जिस तरह ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, ये टर्म हम इन्फ्लेमेशन में फिर पढ़ेंगे कि ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है। तो इसका एक रैंक होता है और इस रिंग के अंदर ये सारी केसेस नेक्रोसिस जो कि ये इंक्लोज होता है, जो शेपलेस होता है, स्ट्रक्चरलेस होता है और जो ग्रेनुलर डेब्रिस पर मुश्तमिल होता है। द टिश्यू आर्किटेक्चर इज कंप्लीटली ओब्लिटरेटेड, और इसमें भी टिश्यूज का जो आर्किटेक्चर है, ये जो
सेलुलर डिटेल है या जो सेलुलर आउटलाइन है, इसमें भी कंप्लीटली ये चीज़ें डिस्ट्रॉय हो जाती है। ओब्लिटरेटेड का मतलब है डिस्ट्रक्शन या डिस्ट्रॉय होना। तो ये मॉर्फोलॉजी है केशियस नेक्रोसिस का। तो ये 3 टाइप हो गए आज। जो स्पेशल टाइप्स है नेक्रोसिस के, सॉरी बेसिक टाइप्स है नेक्रोसिस के, एक कोएगुलेटिव नेक्रोसिस, दूसरा लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस और तीसरा जो कि केशियस नेक्रोसिस। ये तीनों टाइप्स हमने पढ़े। कल इंशाल्लाह हमारा लेक्चर जो कि है नेक्रोसिस का थर्ड पार्ट होगा। ये आज सेकंड पार्ट है, इसका पार्ट बी है और थर्ड इस पर हम एक तीसरा लेक्चर भी लेंगे और उसमें हम फिर नेक्रोसिस के स्पेशल नेक्रोसिस का हम जिक्र करेंगे। स्पेशल नेक्रोसिस हम पढ़ेंगे और स्पेशल में भी 3 किस्म के नेक्रोसिस है। एक फेट नेक्रोसिस है, ठीक है, दूसरा फेब्रिनाइट नेक्रोसिस है और थर्ड गैंग्रीनस नेक्रोसिस है, ठीक है ना। तो ये इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी था, ठीक है ना। जिसमें हमने जो कि नेक्रोसिस के बेसिक टाइप्स में 3 किस्म के टाइप्स पढ़े, एक कोएगुलेटिव, दूसरा लिक्विफेक्टिव और थर्ड केशियस नेक्रोसिस। तो आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू।